बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने इस व्लॉग में कुछ नीम सियासी बात करेंगे और कुछ गैर सियासी बात करेंगे। जो गैर सियासी बात मैं करना चाहता हूँ वो है जापान के वीज़े के हवाले से। जापान की तरफ से पाकिस्तान का वीज़ा फ्री है। रोज़ाना जापान का सफारत खाना इस्लामाबाद में 100 पाकिस्तानियों को वीज़े जारी करता है। वीज़े के हसूल के लिए इब्तदाई कार्रवाई के लिए रोज़ाना 100 पाकिस्तानी जापान के सफारत खाने में एंटरटेन किए जाते हैं। हमारे कुछ दोस्त भी इस्लामाबाद गए थे। सुबह सवेरे लोग लाइन में लग जाते हैं। ये लोग भी सुबह सवेरे लाइन में लग गए। इनका नंबर 75, 76, 77 था, लेकिन जब 70वें बंदे का नाम आया यानी 70 वाले का, तो उसके बाद जापान के सफारत खाने की तरफ से कहा गया कि आज चूँकि जुमा है इसलिए हम सिर्फ 70 लोगों को इंटरटेन कर सकेंगे। लाहौर से जाने वालों को जाहिर है फिर वापस आना पड़ा। तो यहाँ पे कहना यही मकसूद था कि जापान की तरफ से 100 पाकिस्तानियों को रोज़ाना फ्री वीज़ा जारी किया जाता है। आप में से भी अगर कोई जापान जाना चाहता है तो जापान ने जो क्राइटेरिया मुकर्रर किया है उस पर आप पूरा उतरते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री जापान जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नीम सियासी। आपने यकीनन सुना होगा कि फैसलाबाद में एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर गुजरे हैं। नज़ीर कोहस्तानिया उनका नाम था। कोहस्तान ट्रांसपोर्ट के नाम से उनकी बसें चलती थीं, अब भी चलती हैं। इसके अलावा भी उनके कई कारोबार थे। वो अमूमन फैसलाबाद ज़िला काउंसिल के चेयरमैन हुआ करते थे। इसके अलावा वो इलेक्शन भी लड़ते थे। MNA बड़े आसानी से बन जाते थे। फैसलाबाद के किसी भी हलके में, किसी भी इलाके में वो अगर इलेक्शन लड़ते थे तो वो बड़ी आसानी के साथ जीत जाते थे। उनके पास जीतने का क्या फार्मूला था? उनके पास फार्मूला ये था, जिस हलके से वो इलेक्शन लड़ते थे इंतखाबी मुहिम के दौरान, जिस भी इलाके में जाते थे, जिस भी गाँव में जाते थे, उनसे पूछते थे कि आपके मसाइल क्या हैं। उन दिनों यही मसाइल होते थे कि हमारी सड़क बनने वाली है, हमारी गलियां बनने वाली हैं, हमारे यहाँ बिजली नहीं है। गैस के उन दिनों इतने ज़्यादा मुतालबात नहीं होते थे। तो नज़ीर साहब, चौधरी नज़ीर क्या करते थे? वो ये करते थे कि उसी वक्त आर्डर दे देते थे अपने आदमियों को कि यहाँ पे खंबे मंगवा लिए जाएँ, खंबे लगा दिए जाएँ, तारें लगा दी जाएँ। और उसके साथ साथ वो कोई सड़क अगर कोई मुतालबा होता तो वो फौरी तौर पर वहीं पे बैठे हुए वो अपने लोगों को हुक्म देते थे कि सड़क की तामीर के लिए इंतजामात कर दिए जाएं। कोई गली है, नाली है, जो भी है, फौरी तौर पर वहीं से हुक्म हो जाता था और उसी वक्त ही या अगले रोज़ फिर वहाँ पे जो भी उनकी तरफ से ऐलान किया जाता था उस पर अमल होना शुरू हो जाता था। वो MNA बन जाते थे या ज़िला कौंसिल के चेयरमैन बन जाते थे तो जो अखराजात उन्होंने अपने पल्ले से किए होते थे तो वो फिर हुकूमत के खाते में आसानी से डाल देते थे। इस तरीके से उन्होंने यूँ समझ लें कि पूरे फैसलाबाद को अपने दामे उल्फत में रखा हुआ था। लोग उनको बड़ी खुशी के साथ वोटें दे देते थे और उनके इंतकाल के बाद उनके बेटे इलेक्शन लड़ते हैं तो वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हैं तो बड़ी आसानी के साथ वो भी जीत जाते हैं। अब तक इनकी जीत का सिलसिला बरकरार है। अगर वो हारते हैं तो फिर आपस में लड़कर हार जाते हैं। ये हमने बता दिया कि चौधरी नज़ीर साहब किस तरीके से फैसलाबाद में जीतते थे और ये फैसलाबाद के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। इनके अपने जहाज़ हैं जो फैसलाबाद एयरपोर्ट पर खड़े हुए होते हैं। बात हमने इनके हवाले से ये करनी थी कि एक शख्स ने मुझे बताया कि मेरी चौधरी साहब से एक मुलाकात हुई। अमूमन मुलाकात होती रहती थी। मैंने उनसे पूछा कि चौधरी साहब, आप लाखों रुपया एक बस पर खर्च कर देते हैं। उन दिनों तो लाखों में बस आती थी, तो आज मेरा ख्याल है कि करोड़ से ज़ायद की, या हो सकता है करोड़ों में बस आती हो। तो चौधरी नज़ीर की तरफ से कहा गया कि जब हम बस ख़रीदते हैं उससे पहले हम 2 टूटे हुए, छटे हुए आदमी तलाश करते हैं। एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। इन्होंने बस को चलाना होता है, बस को ले जाना होता है, सारे मामलात इन्होंने देखने होते हैं। पुलिस के साथ भी इनका वास्ता पड़ता है और कई फिर सवारियां भी ऐसी होती हैं जो बदमाशी पर उतर आती हैं। इसलिए फिर हमें ऐसे लोगों को ड्राइवर और कंडक्टर रखना पड़ता है जो ऐसे लोगों से निमट सकें, जो गुंडागर्दी पर उतर आते हों, जो बदमाशी पर उतर आते हों, जिनका रवैया सख्त हो, या फिर कुछ अदारों के, कुछ महकमों के लोग बस को रोक लेते हों, उनके साथ भी वो अपने मामला आसानी के साथ तय कर लेते हैं।
तो उन्होंने जो ड्राइवर और कंडक्टर का नक्शा पेश किया था वो एक गुंडे का था, एक मवाली का था, एक बदमाश का था, एक जोर करने वाले, एक जबर करने वाले का था। लेकिन नाजरीन, सारे के सारे ड्राइवर और कंडक्टर ऐसे नहीं होते। उनकी बसों में भी बहुत ही अच्छे ड्राइवर और कंडक्टर थे, लेकिन जब नई बस लेते थे तो वो उनकी मजबूरी थी कि बस को किस तरीके से चलाना है। आपने करोड़ों रुपया लगा दिया है, सड़क पर आपने उसको रोड दिया है या बहा दिया है, तो इतना रिस्क किस तरीके से लिया जा सकता है। तो आज अगर ड्राइवर और कंडक्टर की बात की तो आपको इंतहाई ज़्यादा महज़ब लोग नज़र आएंगे। उन दिनों में भी ऐसे थे महज़ब, बेहतरीन लोग, अच्छे इखलाक वाले, अच्छे रवैये वाले। लेकिन बात हो रही थी कि नई बस जब ली जाती है तो फिर उनकी मजबूरी थी कि कंडक्टर और ड्राइवर ऐसे रखे जाएं जो मामलात को संभाल सकें। तो नाज़रीन, इस मामले को हम आगे लेकर चलते हैं। आज की पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह से लोगों के रवैये सामने आ रहे हैं, नौजवान नस्ल ही नहीं, पुरानी नस्ल, आम लोग भी जो बुढ़ापे की हदों को पहुंच चुके हैं, वो भी उनके आप रवैये देख लें। आप एक ट्वीट कर दें किसी एक पार्टी के हक में या किसी पार्टी के मुखालफत में, तो फिर उसके बाद आप देखें कि आपका क्या हशर होता है, किस तरीके से आपको गालियां पड़ती हैं। आपका तल्लक पीटीआई से है, आपने ट्वीट कर दिया है, तो बाकी सारी जमातें उसका क्या हशर करते हैं। किसी मुस्लिम लीग नून वाले ने ऐसा ट्वीट कर दिया या फेसबुक पर पोस्ट लगा दी, तो पीटीआई वाले और दीगर जो उनके मुखालफ हैं वो इसका क्या हशर करके रख देते हैं, हशर नशर कर देते हैं। जिस तरीके से मुग़ल्लिज़ात बके जाते हैं, जो गालियाँ दी जाती हैं, वो सिर्फ पढ़ने की हद तक ही पढ़ी जा सकती हैं, उनको दोहराना मुमकिन ही नहीं है। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद यूँ लगता है कि जैसे वो ड्राइवर और वो कंडक्टर सारे के सारे सोशल मीडिया पर आ गए हैं, हर पार्टी में आ गए हैं, हर अदारे में आ गए हैं, हर ग्रुप में आ गए हैं, हर ग्रोह में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही अगर हम जालसाजी की बात करें तो आपको बेशुमार जालसाज भी नज़र आएंगे। आज ही मेरी नज़र से एक ट्वीट गुजरा, उसका अकाउंट था फराह गोगी के नाम से, तो नीचे लिखा हुआ था, मैं पूरी कौम से माजरत चाहती हूँ, मेरी वजह से इसके सर शर्म से झुक गए हैं। फराह गोगी का ये ट्वीट है। फराह गोगी कौन है? ये कोई जाली अकाउंट है, क्योंकि जिसको ये लोग मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले, मौलाना फजल रहमान की पार्टी वाले फराह गोगी कहते हैं, उनका नाम फराह खान है। उन्होंने अपने लिए कभी फराह गोगी का नाम इस्तेमाल नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि किस हद तक जालसाजी होती। और फिर एक ISPR का अकाउंट भी ऐसा ही है, जिसमें 2-3 रोज़ कबल ये कहा गया था कि हुकूमत की तरफ से ये फैसला किया गया है कि सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ बनाया जाएगा जो मेरिट पर पूरा उतरता होगा। ऐसा DGI-SPR की तरफ से नहीं कहा गया था, लेकिन ये ISPR का कोई अकाउंट था। नीचे जाके दीगर ट्वीट्स पढ़े हैं तो उससे फिर ये अंदाज़ा हो रहा था कि इस अकाउंट का DGI-SPR के अकाउंट के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक नहीं है, और यहाँ तक भी जालसाजी हो जाती है। लेकिन चूंकि ये बात इस तरह से की गई थी कि कुछ हलकों को शायद पसंद आई थी, इसलिए इसकी फिर तरदीद करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। सियासत में गाली गलौज कहाँ से आई, इस हवाले से हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मामला मुस्लिम लीग नून की तरफ से शुरू किया गया था, जब बेनज़ीर भुट्टो की और उनकी वालदा की उड़ियाँ तस्वीर बनाकर जहाज़ों के ज़रिए फेंकी गई थी। कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि ये सारा कुछ इमरान खान की वजह से हुआ है। इमरान खान ने नई नस्ल को बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया है। आज ही मैं क्लिप देख रहा था जिसमें सेनेटर अफनानुल्लाह थे, अंदलीब अब्बास थी और उनके साथ ओरिया मकबूल जान थे। इस प्रोग्राम में भी यही बहस हो रही थी। वहाँ पे ओरिया मकबूल जान ने ये निशानदेही की कि मुझे पता है कि बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर कहाँ पे बनी थी, कौन बना रहा था, मकान कौन सा था। अंदलीब अब्बास साहिबा ने इस हवाले से तो बात नहीं की, वो कुछ और मौजू पर बात कर रही थी। लेकिन अफनानुल्लाह साहब वहाँ पे बार बार दोनों को झूठा 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 कह रहे थे, बार बार कह रहे थे, और इमरान खान पर वही इल्ज़ाम लगा रहे थे जो आम मुस्लिम लीग नून वाले लगाते हैं, इनकी आला लीडरशिप लगाती है और छोटे मोटे लीडर भी लगाते हैं। यहाँ पे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ओरिया मकबूल जान की तरफ से एक बार भी अफनानुल्लाह को झूठा नहीं कहा गया, लेकिन अफनानुल्लाह साहब अपनी क़यादत को बावर करवाने के लिए कि ये देखें
کہ میں نے اس کو کس طرح سے شٹ اپ کر دیا ہے، کس طرح سے میں نے اس کو جواب دیا ہے۔ بار بار ہر بات کے اوپر جھوٹا 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 کہہ رہے تھے۔ اور پھر یہ عفنان اللہ وہ ہیں جو مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں۔ مشاہد اللہ صاحب وہ بھی اس طریقے سے ہی بات کرتے تھے۔ فواد چودھری کو وہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران ڈبو کہتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عفنان اللہ جو سینیٹر بھی ہیں پاکستان کے، وہ کس قبیل کے آدمی ہیں اور کس باپ کے بیٹے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ٹویٹ پر، ایسے لوگوں کے خیالات پر مسلم لیگ نون والے بڑی تالیاں بجاتے ہیں، ان کے حامی بھی بڑی تالیاں بجاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر پی ٹی آئی والا کچھ ایسا کرے تو اس پر بھی پی ٹی آئی کے لوگ تالیاں پیٹتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ہر کسی کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اگر وہ اخلاقیات سے نیچے جا کر کوئی بات کرتے ہیں، کرنے کے لیے تو ہمارے پاس اس حوالے سے بہت سی باتیں ہیں، لیکن ویلاگ زیادہ طویل ہو رہا ہے، اس لیے یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔